तो आज अपन एक थोड़ा मैथ्स ओरिएंटेड टॉपिक करेंगे। सिंपल है पर बड़ा काम का है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और इसको जो शॉर्ट फॉर्म है पीसीए बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस थ्योरी एंड पाइथन हैंड्स ऑन। तो पाइथन तो आज नहीं हो पाएगा, अपन आज थ्योरी जो है वो 1 डेढ़ घंटे में थ्योरी खत्म करेंगे। पाइथन जो है अगले सेशन में करेंगे। ठीक है। तो ये ऐसा है कि देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि डायमेंशनलिटी क्या होती है। देखो, अभी आपको टेबल दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा है छोटा सा। एक्स वाई जेड कॉलम का नाम है और के नाम है। के जो है वो आपका वाई वेरिएबल है, मतलब टारगेट वेरिएबल है, और एक्स वाई जेड इनपुट वेरिएबल है। तो इसकी डायमेंशनलिटी कितनी हो गई? जितने फीचर वेरिएबल होते हैं, जितने फीचर्स होते हैं, एक्स वाई जेड 3 फीचर है, तो 3 डायमेंशनलिटी इसकी 3 हो गई, मतलब 3 डायमेंशन है। अरे 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन तो आपने एक्स वाई जेड एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, जैसे दिखा रहे हैं ना पॉइंट, जो तीनों पॉइंट दिखाए हैं ये 1 2 2 4 3 4 1 और 5 5 3 4। ये तीनों पॉइंट तो आपने एक्स वाई जेड पे प्लॉट कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के, सिंपल काम है। पर आप नीचे वाला छोटा वाला टेबल देखिए। अगर मैं ये एक्स वाई जेड को अगर एन तक एक्सटेंड कर दूं, मतलब एन फीचर डाल दूं 3 की बजाय या 4 की बजाय, अगर यहाँ 3 या 4 जो दिख रहा है आपको, उसकी बजाय मैं एन फीचर डाल दूं, तो उसको आप प्लॉट कैसे करोगे? तो मतलब फिलहाल तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि आप 3 डायमेंशन से ऊपर जो है कंप्यूटर पे या फिर जो है पेपर पेन पे प्लॉट कर पाए। तो आप इसको प्लॉट नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है इसको विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना मतलब अगर आपके पास एन डायमेंशनल डेटा है, मोर देन 3 डायमेंशन, तो उसको प्लॉट करना और विजुअलाइज करना जो है करीब करीब इम्पॉसिबल है, राइट। और दूसरा क्या होता है कि जब हम प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते हैं, तो प्रेडिक्टिव मॉडल मतलब क्या होता है? जैसे हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल मतलब लीनियर रिग्रेशन जो है वो भी प्रेडिक्टिव मॉडल है। फिर हमने रैंडम फॉरेस्ट को अगर हम रिग्रेशन मोड में यूज करें तो वो भी प्रेडिक्टिव मॉडल है। वहां हम कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, नंबर प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने रेंट प्रेडिक्ट की थी, या हाउसिंग प्रॉब्लम का हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट किया था, वो प्रेडिक्टिव प्रॉब्लम। तो जितने नंबर ऑफ फीचर मतलब एक्स वाई जेड फीचर्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते जाएंगे तो उतना प्रेडिक्टिव प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और हमारे बिजनेस वाले लोग जो कि मतलब डाटा साइंस के नहीं होते हैं, टिपिकली मैथ्स के नहीं होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको ज्यादा फीचर नहीं चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हैं, जो इसके मशीन लर्निंग मॉडल के अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मशीन लर्निंग के अराउंड जो सॉफ्टवेयर मॉडल के अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि हमको ज्यादा फीचर नहीं चाहिए। मतलब फाइनल मॉडल जो है आपका, अगर आपका जो डेटा है उसमें 50 फीचर्स हैं टोटल, तो बिजनेस वाले भी और सॉफ्टवेयर वाले भी यही बोलते हैं कि हमको 10-12 आप ऐसे फीचर दे दो जो कि मैक्सिमम इम्पैक्ट करते हो टारगेट वेरिएबल। मतलब 10-12 ऐसी वेरिएबल चाहिए जिनका टारगेट वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। और बाकी बाकी जो 38 वेरिएबल है, जो 50 में से 38 वेरिएबल है, आपको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि उसका टारगेट वेरिएबल पे इतना इम्पैक्ट ही नहीं है। तो जब वो इम्पैक्ट ही नहीं है तो हम मॉडल में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं उसको? तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मतलब 50 आपके पास वेरिएबल है, पर आपको पता नहीं होता है कि इनमें से मैं कौन सा रखूं, कौन सा गिराऊं। मतलब कौन सा वेरिएबल मेरे काम का है और कौन सा वेरिएबल मेरे काम का नहीं है, ये हमको पता नहीं होता। तो हम ड्रॉप नहीं कर पाते हैं वेरिएबल ऐसे ही। मतलब वेरिएबल का नाम देख के हम ड्रॉप नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वेरिएबल जो है ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, कौन सा कम इम्पैक्ट करेगा, तो ये हम ड्रॉप नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में अगर हमको 50 वेरिएबल से 12 वेरिएबल करना है, और हमको कुछ हाउसिंग की प्राइस या रेन प्रेडिक्ट करना है, या कुछ भी प्रेडिक्ट करना है, या प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना है, तो हमको जो है 50 से अगर नंबर ऑफ मॉडल, अगर फीचर्स 50 हैं और उससे हमको 12 करना है, तो 12 हम कैसे करेंगे? तो वो टेक्निक जो है वो हम सीख रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप मतलब वो टेक्निक आप लगा लो, तो मैकेनिकली जो है आपके फीचर जो है आपके 50 से आप जितने बोलोगे उतने हो जाए। आपको 3 चाहिए तो 3 हो जाएंगे, 4 चाहिए तो 4 हो जाएंगे, 5 चाहिए तो 5 हो जाएंगे, 20 चाहिए तो 20 हो जाएंगे। आप जितने दो उतना उतना, मतलब आप जितना डायमेंशनलिटी आप रिड्यूस करना चाहो कर सकते हो। और उसका थोड़ा सा एक नुकसान होता है कि आपने 50 वेरिएबल जो यूज किया, आपका एक्यूरेसी माना 90% आता है। तो आपने 50 वेरिएबल से अगर 12 वेरिएबल रिड्यूस कर दिए, तो आपने क्या है, इंफॉर्मेशन जो थी, मतलब बाकी जो 38 वेरिएबल में जो इंफॉर्मेशन थी, वो आप यूज नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो कुछ इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ। तो इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ तो क्या हुआ, मॉडल को भी जो है प्रेडिक्ट करने में कम वेरिएबल मिलेंगे। तो मॉडल का एक्यूरेसी हो सकता है 98 से 90% से 88% हो जाए। मॉडल का जो एक्यूरेसी है
आपने 50 वेरिएबल 50 फीचर से 12 फीचर कर दिए पीसीए लगा के, तो हो सकता है कि आपका जो फाइनल मॉडल बने उसका एक्यूरेसी 90% ना आए, पर 88% ही आए, 2% कम हो जाएगा। तो ऊपर पर आपको फायदा क्या हुआ? आपको फायदा यह हुआ कि आपका जो 50 डायमेंशन का जो प्रॉब्लम था वो 12 डायमेंशन में रिड्यूस हो गया। मतलब आपके 50 फीचर थे, आपके 50 वेरिएबल थे, वो 12 में रिड्यूस हो गए। तो ये दिस इज ए ग्रेट सिंप्लीफिकेशन विच यू हैव ब्रॉट इन द मॉडलिंग प्रोसेस। तो ये मॉडलिंग प्रोसेस में जो हमको सिंप्लीफिकेशन मिलता है, तो उसका ट्रेड ऑफ ये है, मतलब उसकी हम थोड़ी कीमत ये चुकाते हैं कि 1-2% जो हमको एक्यूरेसी का लॉस होता है उतना हम कीमत चुकाते हैं उसकी। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, राइट? हर एडवांटेज के पीछे, जैसे हम एलोपैथी की गोलियां खाते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हम क्यों लेते हैं वो गोलियां? क्योंकि वो बीमारी इतनी बड़ी होती है कि हम वो, मतलब बीमारी इतनी बड़ी होती है कि वो हम चल बोलते चलो थोड़ा साइड इफेक्ट आने दो, पर मेरी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, ऐसा सोच के हम गोलियां लेते हैं। तो यही पीसीए भी वही टेक्निक है कि भाई ग्रेटली हम डायमेंशनलिटी जो है वो 50 से 12, 50 से 5 कितना भी रिड्यूस कर सकते हैं, पर बदले में हमारा क्या नुकसान होता है कि थोड़ा एक्यूरेसी का लॉस हो जाता है। ठीक है ना? अब आपका जैसे कोई आपके 10 फीचर्स है और आपको आपका बॉस बोलता है कि मेरे को विजुअलाइज करना है, तो आप 10 फीचर आप जादू से विजुअलाइज तो कर नहीं सकते। तो फिर आप पीसीए से उसको क्या कर सकते हो? उसको आप 3 फीचर में रिड्यूस कर सकते हो। आप उसको रिड्यूस करते हो, आपके जो वेरिएबल 10 है वो आप 3 पे ले आओ और 3 डायमेंशन में प्लॉट करके अपने बॉस को दिखा दो, या बिजनेस यूजर को दिखा दो कि इस तरह का आपका डेटा है। तो ये जो है पीसीए का यूज है। पीसीए का यूज मतलब क्या है कि डायमेंशनलिटी रिड्यूस करते हैं। डायमेंशनलिटी रिड्यूस करते हैं। डायमेंशनलिटी रिड्यूस करना मतलब क्या? नंबर ऑफ जो ओरिजिनल वेरिएबल जो हमारे होते हैं उनको, उनमें से सिर्फ काम के वेरिएबल रख के जो अनयूजफुल वेरिएबल है उनको हटा देते हैं, है ना? तो इस तरह से हम नंबर ऑफ वेरिएबल जो है हमारे फाइनल मॉडल में कम कर देते हैं। तो ये इस टेक्निक को बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम थोड़े डिटेल में लास्ट में देखेंगे, पर अभी हम देखते हैं कि हमें किस तरह से करते हैं। ये देखिए, तो अब आप पूछेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इसको बोलते हैं, पर प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या भला है? तो आप ये ग्राफ देखिए, मैंने विकिपीडिया से लिया है ये ग्राफ। तो ये विकिपीडिया से लिया है, तो ये देखो ये रैंडम पॉइंट है कुछ, इसमें डॉट रैंडम जो है इसमें पॉइंट जो है प्लॉट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएशन है इसका 2 डायरेक्शन में है। कैसे? एक तो जो डायगोनल डायरेक्शन जिसमें एक डायगोनल एरो बनाया, इसमें बड़ा एरो बनाया, उस डायरेक्शन में है, और एक वेरिएशन जो कम वेरिएशन है वो जो है पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये वेरी मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा मैक्सिमम वेरिएबिलिटी, मतलब जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएशन होता है, तो उन एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि इस डेटा, मतलब ये डेटा जो आपके सामने प्लॉटेड है पॉइंट के रूप में, अगर इनके प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन से हैं, तो इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 होंगे। एक जो डायगोनल के अलोंग जो इसने बड़ा एरो बनाया है वो, और एक उसका परपेंडिकुलर जो छोटा एरो है वो, ये 2 इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट का मतलब क्या? कि इन्हीं 2 डायरेक्शन के अंदर डाटा सेट का वेरिएशन है। अगर मैं आपको एक डाटा सेट, एक डाटा का कॉलम दे दूं जिसमें जैसे हमारे जैन साहब हैं, तो जैन साहब की उम्र जैसे 40 ईयर्स है, तो जैन साहब की उम्र 40 ईयर, और सारे कॉलम में मैं लिख के दे दूं मेरे पास 1000 रोज हैं और 1000 रो में 40-40-40 लिख के दे दूं, मतलब सारे रो में कांस्टेंट लिख के दे दूं कि 40-40-40, तो इससे आपको कुछ फायदा होगा क्या? कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक ही बस पता चला कि 40 वेरिएबल है आपका, 1000 रो, और 1000 रो भी 40 इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एज 40 है, और सिंगल रो भी आप ले तो एज 40 है, तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो हमको इंफॉर्मेशन कब मिलती है? जब हमारे लिए कोई भी डाटा का कॉलम यूजफुल कब होता है? हमारे लिए डाटा का कॉलम यूजफुल तब होता है जब उसमें वेरिएशन हो, मतलब नंबर वेरी करते हैं, 0, 1, 5, 10, 50, 30, 40, ऐसा नंबर अगर वेरी होगा तो वो डाटा का कॉलम हमारे काम का होता है। अगर वो डाटा का कॉलम में सिर्फ कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कांस्टेंट नंबर भरा हुआ है, तो वो डाटा कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है एनालिसिस के लिए, क्योंकि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम ऐसे कॉलम हम जनरली जो है ड्रॉप करते ही हैं, जिसमें कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा नल होते हैं, उसको हम जो है अपने एनालिसिस से ड्रॉप कर देते हैं। तो इसी तरह से मतलब अगर आपको मतलब जिस 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 कॉलम में मैक्सिमम वेरिएशन होगा, मतलब नंबर वेरी होंगे, तो ऐसे कॉलम हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए सबसे ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि वो हमको कुछ पैटर्न बताते हैं। या तो हो सकता है वो जो आपने एज भर दी है 1000 कॉलम में, आपने जैन साहब की, मतलब कुछ लोगों की एज भर दी है, तो हो सकता है वो बेल पैटर्न फॉलो करे, हो सकता है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, हो सकता है वो एक स्क्वायर कर्व फॉलो करे, हो सकता है वो एक पैराबोला फॉलो करे।
पर वो कब होगा? जब नंबर वेरी होंगे, जब नंबर वेरी होंगे तभी आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, राइट? तो वी ऑलवेज लुक फॉर वेरिएबिलिटी, ठीक है ना? तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होते हैं, हमको वो कंपोनेंट मतलब वो डायरेक्शन बताते हैं जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएशन होता है। तो जैसा कि ये प्लॉट है, ये प्लॉट हमारा, ये प्लॉट जो है 2 डायमेंशन में है, देखेंगे आप। इसकी जो है एक डायरेक्शन में लेंथ भी है, डायगोनल डायरेक्शन में लेंथ भी है, और थोड़ी सी इसकी जो है मतलब हाइट या विड्थ भी है इसकी, राइट? तो दो डायरेक्शन में इसका वेरिएशन है। तो एक बड़ा एरो जो है वो ज्यादा डायरेक्शन, जो जहां बड़ा वेरिएशन है उसको बड़े एरो से दिखाया है, और जहां छोटा वेरिएशन है उसको छोटे एरो से दिखाया है। तो डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएशन होता है उसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल होते हैं मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं आपको बोलूं, आपके पास 2 एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस सबको पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं पूछूं कि वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? कोई बता सकता है? वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा, अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको? सब पॉइंट होगा। पॉइंट मतलब 0 होगा, राइट? पॉइंट मतलब 0 डायमेंशन होता है, राइट? यस सर। तो मतलब ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे के। ऐसे जेड एक्सिस का भी अगर तुम वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वो निकालोगे, प्रोजेक्शन निकालोगे, तो वो 0 ही निकलेगा, जो मतलब पॉइंट निकलेगा, राइट? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट इस तरह के होते हैं कि सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक ही चीज है, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है ना? तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट की एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, जो कि हम जो प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालते हैं। तो अभी आप ये ज्योमेट्रिकली समझ लीजिए कि एक मेरे पास एक इमेज है जिसमें कि थोड़ी डायगोनल में लेंथ भी है, लेंथ की तरफ वेरिएशन ज्यादा है, देखिए लेंथ की तरफ वेरिएशन ज्यादा है और ब्रेड्थ में वेरिएशन कम है। तो 2 डायरेक्शन में वेरिएशन है, तो जिस डायरेक्शन में वेरिएशन है अगर मैं वहां पॉइंट करूं तो उनको मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलता हूं। तो अभी अभी हमने यहाँ डायरेक्शन दिखाई है, अभी हमने जो है डायरेक्शन दिखाई है, और जो है, हेलो, एम आई ऑडिएबल? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो अब मैंने अभी डायरेक्शन दिखाई है, पर इन प्रिंसिपल कंपोनेंट की स्ट्रेंथ भी होती है, मतलब प्रत्येक डायरेक्शन में जहाँ वेरिएशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी स्ट्रेंथ भी होती है। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम अभी देखेंगे, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट को आपको आपको हल्का हल्का आइडिया आया होगा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे अब ये दूसरा डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी मैंने ऐसे लिया है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, इससे अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। ये ऑरेंज डॉट्स को आप देखिए, इसमें भी 2 डायरेक्शन में वेरिएशन है, ये दोनों डायरेक्शन उसने एरो से दिखाई हुई है, दोनों 2 डायरेक्शन में वेरिएशन है। तो ये 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है इसके। तो अब इसमें 2 ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसमें थर्ड डायरेक्शन तो है ही नहीं, जेड डायरेक्शन तो है ही नहीं। अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, थर्ड तो है ही नहीं, तो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ 2 ही होंगे, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप ये देखिए कि जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो अलग है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट के जो एक्सिस है वो अलग है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब ये चेंज ऑफ एक्सिस का भी है, मतलब ये चेंज ऑफ एक्सिस का भी थोड़ा, ये चेंज ऑफ एक्सिस भी मतलब बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ एक्सिस कर रहे हैं हम। जो ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो इसने एक्स वाई पे प्लॉट की है तो डायगोनल फिगर आ रहा है, तो चेंज ऑफ एक्सिस करके हमने क्या किया, मैक्सिमम वेरिएशन डायरेक्शन वेरिएशन में एक एक्सिस बना दिया और उसके परपेंडिकुलर में दूसरा एक्सिस बना दिया। तो हमने एक्सिस को चेंज कर दिया। तो ये एक्सिस को चेंज करने का हमको फायदा क्या हुआ? हमको एक्सिस को चेंज करने का फायदा ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी है, हमारे एक्सिस भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, मतलब वो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है। तो आप थोड़ा सा मैथ्स में आ जाइए, आप सिंपल मैथ्स में आपको बताता हूँ कि इस तरह से मतलब हम कैसे इन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालते कैसे हैं। आपको निकालना नहीं है, पर आपको फिर पीछे का मैथ्स पता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निकालेगा तो कंप्यूटर ही हमेशा, क्योंकि अगर आपके पास 100 डायमेंशन डेटा और मैं आपको बोलूं इसके 12 प्रिंसिपल निकाल, प्रिंसिपल कंपोनेंट या 6 प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल के दो तो मैन्युअली पॉसिबल है, वो कंप्यूटर ही निकालेगा। पर आपको अगर मैं अपन 2 डायमेंशन में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। सबसे पहले हमारे डाटा सेट को हम, इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं, बेसिक स्टेप्स, जैसे डाटा सेट को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डाटा को सेंटरिंग करेंगे। डाटा को सेंटरिंग मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है अभी। उसके बाद कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालेंगे, वो भी हम समझेंगे क्या होता है। उसके बाद आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे, और उसके बाद जो है हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट मिलेगा। तो ये आपका, अगर जिन जिन ने भी फर्स्ट ईयर में मैथ्स का M1 पेपर ढंग से किया है गेसू में, उनको पता होगा कि मतलब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है। और जिनका जिनका फर्स्ट पेपर रुका है उनको तो बहुत ही अच्छी बात है,
उन्होंने 2-2 बार किया है, ठीक है ना। तो ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मतलब आप समझ गए होंगे कि अपन थोड़ा सा भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अलजेब्रा में जाने वाले हैं। बहुत सिंपल रहेगा, कोई इससे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं 6 स्टेप आपको ये बता दी मैंने, तो इसको अपन और थोड़ा डिटेल में ले तो इनको 7 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा इनको, अभी ये 7 स्टेप्स यहाँ पे लिस्टेड है। आप जब थोड़ा वीडियो बाद में देखेंगे तब देख सकते हैं। तो अभी आप एक के बाद एक डायरेक्टली स्टेप्स में चलते हैं। सबसे पहले पहली 2 स्टेप लो, स्टेप 1 और 2। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले डेटा लो। डेटा लो मतलब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये मैन्युअली कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में ही बात करेंगे, एक्स और वाई। हमारे 2 एक्सिस है यहाँ पे, एक्स और वाई। तो हमने यहाँ 6 पॉइंट लिए। देखिए ऑरेंज में आपको 6 ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं, ऊपर 6 ब्रैकेट। तो ये कुछ नहीं है, ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट है, नीचे वाई कोऑर्डिनेट, जैसा पहला पॉइंट है। तो पहले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है, और जो है 2 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 1 है। दूसरा पॉइंट 3, 5 है। 3, 5 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। ऐसा ही आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और वाई कोऑर्डिनेट 8 है, ठीक है। तो ये हमने 7 पॉइंट जो है प्लॉट कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ये पॉइंट ले लिए। मतलब हमारा फीचर सेट 2 ही डायमेंशन है, मतलब उसमें 2 ही कॉलम है, एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। हमारे फीचर सेट में 2 ही कॉलम। तो इसके हमको डायमेंशन रिड्यूस करके सिंगल डायमेंशन में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम डाटा सेट अरेंज करेंगे एक्स वाई का, ठीक है। एक्स वाई में अरेंज कर लिए। उसके बाद मीन वेक्टर निकालेंगे, मीन वेक्टर म्यू निकालेंगे। म्यू कैसे निकालते हैं? सारे एक्स का सम करके उसको 6 से डिवाइड कर दो, सारे वाई का सम करके उसको 6 से डिवाइड कर दो। मीन निकालना है ना सबका। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय 6। 6 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि पॉइंट 6 ही थे। तो ऐसे आप x का भी करो, y का भी करो। मीन निकल गया। ये देखिए सिंपल मीन निकाला है हमने। जो ऊपर जो है देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो x पॉइंट थे वो जोड़ दिए और उसको 6 से डिवाइड कर दिया। और दूसरा y निकालने के लिए किया, y पॉइंट 1, 5, 3, 6, 7 और 8 इनको जोड़ के 6 से डिवाइड कर दिया। मीन वेक्टर आ गया 4, 5। और इसको हमने ऑरेंज में जो है स्क्वायर ब्रैकेट में जो है मतलब थोड़ा प्रोफेशनली लिख दिया, जिस तरह से हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में 4.5 मतलब मीन वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4.5 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है 5 है। ये प्रोसेस आई सबको समझ में? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हमने मीन कैसे निकाले? यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास पूछिए आप। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे। नो सर। निवास समझ में आया पूरा? ये पूरा अभी तक सिर्फ पॉइंट लिए मैंने और मीन निकाला। यस सर। जागृति समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ तो ठीक है, हमारी 2 स्टेप हो गई अभी, है ना। टोटल 7 स्टेप है हमारी। देखिए अगले अगले पॉइंट में अपन अगले इसमें क्या करते हैं अपन, ये देखिए। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको जरा। फुल स्क्रीन ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। वो पता नहीं कर्सर वहां जा क्यों नहीं रहा है। हाँ अब गए। हाँ तो वापस मैं नीचे आता हूँ। पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन। ठीक है, मीन निकाल लिया हमने। स्टेप नंबर 3। अब हम सिंपल स्टेप करेंगे कि जो ये मीन वेक्टर जो हमने निकाला है, जो मीन वेक्टर जो हमने पीछे वाली स्टेप में निकाला है ना, ये मीन वेक्टर जो है 4.5 और 5 मीन वेक्टर जो निकाला है, इनको सारे x1 to x6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब सारे x में से हम 4.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सारे y में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। मीन वेक्टर क्या है? 4.5, 5 है। तो सारे x1 से x6 से हम 4.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और y1 से y6 जो है y1 से y6 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यही किया है। ये देखिए x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू, x3 माइनस म्यू, ये किया है। देखिए ये ब्रैकेट में देखिए, और ब्रैकेट में जो कॉमा लगा के किया है y में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो अभी हमने मीन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है या ये स्टेप समझ में आई क्या? तो ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? तो ये स्टेप हम जो है कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालने के लिए और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ये सेंटरिंग कहलाएगी, हमने सेंटरिंग कर दिया है इसका, ठीक है। तो ये x1 माइनस म्यू जो है किया, ये सबको समझ में आया? हमने सब कुछ नहीं किया है। सारे x में से 4.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और सारे y में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा मीन वेक्टर जो था 4.5 और 5 था, ये कर दिया है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? जागृति? यस सर, समझ में आ गया। नीमा आपको समझ में आया? यस सर।
तो ये हमारे देखो ये जो है अब हमारे पास 6 पॉइंट आ गए। तो ये 6 पॉइंट जो है मॉडिफाइड 6 पॉइंट आ गए। तो ये क्या है, सबके सब पॉइंट्स में से मीन वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर घटाने के बाद जो हमारे पास वेक्टर बचे हो, तो ये बचे 6। सिंपल प्रोसेस है, मीन निकालो, मीन निकालने के बाद मीन को जो है सारे पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास 6 पॉइंट आ गए। अब क्या करना है हमारे को कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है, जरा स्टैटिस्टिक्स खोल के देखेंगे तो ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स का फॉर्मूला है जो हमने, जो xi मतलब जो हमारे x पॉइंट जो थे, इनमें से जो हमने म्यू माइनस किया था उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो वेक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं और उसको जितने पॉइंट्स है उससे डिवाइड कर देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, x1 माइनस म्यू और x1 माइनस म्यू का ट्रांसपोज। तो x1 माइनस म्यू क्या था, देखिए -2.5 और -4 था। तो ये -2.5 और -4 लिया हमने और इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। ट्रांसपोज ले लिया मतलब कॉलम को रो कर दिया, कॉलम को रो कर दिया और सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है। आपका जो M1 में आता था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब इस तरह का आप करेंगे तो ये सिंगल डायमेंशन मैट्रिक्स जो था आपका x1, ये 2 डायमेंशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा कहीं कंफ्यूज है तो या तो वेब पे सर्च कीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या फिर अपना जो फर्स्ट ईयर का M1 अलजेब्रा है वो निकाल के देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबको उसने क्या किया, x1 माइनस म्यू जो था ये वर्टिकल वेक्टर था, कॉलम वेक्टर था, इसका ट्रांसपोज लेके इसको रो वेक्टर बनाया और इसको जो है मल्टीप्लाई कर दी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की स्टेप पे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की स्टेप करी, तो ये जो हम ये x1 माइनस म्यू और x1 माइनस म्यू ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमको ये 2 डायमेंशन 6 मैट्रिक्स मिल गए आपको। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप स्किप करी है कि मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब मैं मतलब अभी बताऊं या ना बताऊं उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, या फिर अपन बाद में क्लास के बाद देख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये मतलब जो 6 मैट्रिक्स मिलेंगे। अभी आप स्टेप समझ लीजिए, ये 6 मैट्रिक्स मिल गए आपको जो 2 डायमेंशन मैट्रिक्स मिले। अब आपको इसको n से डिवाइड करना है। n कितना आपके 6 पॉइंट है, 6 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए आप जो है इनको 6 से डिवाइड करना है। m1 प्लस m2, ये m1 m2 को क्या है, ये जो 6 मैट्रिक्स है ना, इसने इसको m1 से m6 नाम दिया है। ये जो 6 2 डायमेंशन मैट्रिक्स जो मिले ना राइट में, इसने इसको m1 से m6 नाम दिया है। तो देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये इससे हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गया। तो ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स एडिशन मतलब क्या है आपका, आप जो है सारे एलिमेंट को जोड़ दीजिए। जैसे 6.525 है, इसको 2.25 जोड़िए, 0.25 जोड़िए, फिर 0.25 जोड़िए, फिर 2.25 जोड़िए, फिर 6.25 जोड़िए। ऐसे ही चारों एलिमेंट का आपस में आप जोड़ेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा 17.5। 6 मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है, सिंपल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होता है 17.5, 22, 22, 34। ये आपको जो है 6 मैट्रिक्स को सम करने के बाद मिला। इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड करना मतलब जो आपके जिसके जितने भी एलिमेंट है, चारों एलिमेंट 17.5, 22, 22 और 34, इसको 6 से डिवाइड करना है। आपने डिवाइड कर दिया 6 से, मीन निकाल लिया मतलब उसका, तो जो आपने, तो आपको कोवेरिएंस मैट्रिक्स मिल गया है। अभी ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है 2.92, 3.67, 3.67 और 5.6, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स मिल गया। आप ये स्टेप जो है थोड़ा अभी जब आप घर जाएंगे तो थोड़ा खुद करके देख सकते हैं। अभी आप स्टेप समझ लीजिए करना क्या है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गया आपके पास, कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गया। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स, और आपको अगर कोई मुझे यहाँ बताना चाहे कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क क्या होता है, कोई बताएगा? उद्देश्य बताओगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क क्या होता है? सर मैट्रिक्स सिर्फ रो और कॉलम अरेंजमेंट होता है, जो अपने डेटा है उसका। हाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपका ये जो मैट्रिक्स है, देखिए आप कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो देख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं 2.92, 3.67 और 3.67 ये मैट्रिक्स है। तो ये रो कॉलम का नंबर रिप्रेजेंटेशन है, नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आप इसकी आप एक वैल्यू, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू जुड़ी होती है, उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ये डिटरमिनेंट क्या है, उसने क्या किया देखिए, तो आपको अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है तो आप कोवेरिएंस मैट्रिक्स लीजिए m माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं।
लेमडा मतलब क्या है, आइगन वैल्यू है यहाँ पे, और एम मतलब क्या है, आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स आपने यहाँ लिया 2.92, 3.67, 3.67 और 5.57 ये लिया। ये मैट्रिक्स जो था आपका यहाँ पे, ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स था, इसको आपने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। उसको फिर आपने जो है लेमडा से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, ये डिटरमिनेंट को दोनों को घटाया, और ये डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे, ये डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखिए 2.92 लेमडा 5.67 माइनस लेमडा और 3.67 इंटू 3.67 ये इक्वेशन बनेगा। ये आपका बायनोमियल इक्वेशन आ गया। आप लेमडा स्क्वायर 8.59 लेमडा प्लस 3.09 इज इक्वल टू 0, ये आपका बायनोमियल इक्वेशन आ गया। इक्वेशन तो आप 6ठी 7वीं से सॉल्व करते आ रहे हैं। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी जो कि आइगन वैल्यूज हैं। एक आइगन वैल्यू आ गई आपकी लेमडा 1 8.22 और दूसरी आइगन वैल्यू आ गई जो है लेमडा 2 जो है 0.38, ये लेमडा 2 आ गई आपकी। तो ये मैंने यहाँ पे 2-4 स्टेप स्किप किए। तो आपको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं बताया, ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा ये नहीं बताया, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये बायनोमियल इक्वेशन जो है ये कैसे सॉल्व होगी। अब ये स्टेप तो मतलब बहुत मतलब आपको खुद कर लेनी चाहिए। मतलब आप सब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो मतलब ये स्टेप आपको खुद करके देखें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको सबकी सब स्टेप बताऊं, इससे सब स्टेप अगर आप घर पे खुद सॉल्व करके देखें तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो आप ये घर पे ये स्टेप घर पे करके देखिए, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो अपन एक क्लास के पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आपको दो आइगन वैल्यू मिली इससे 8.22 और 0.38। तो मतलब आपको एक देखिए, एक 8.22 आइगन वैल्यू, दूसरी 0.38 है जो कि बहुत कम है 8.22 के मुकाबले। तो हम दूसरी को जो है वो इग्नोर कर देंगे और पहली वाली को ले लेंगे 8.22। तो ये 8.22 क्या है, तो अब जो है अपने को ये 8.22 जो आइगन वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है, और वही हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा। देखिए कैसे निकालना है हमका आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने का ये इक्वेशन है mx इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये आइगन वेक्टर निकालने का इक्वेशन है। तो m क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स जो अपन ने पीछे निकाला था, कोवेरियंस मैट्रिक्स। x मतलब जो है आपका आइगन वेक्टर है, और ये लेमडा जो आइगन वैल्यू हमने निकाली थी, आइगन वैल्यू अभी क्या है, तो आइगन वैल्यू जो है लेमडा 1 8.22 आइगन वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, आइगन वैल्यू निकाली थी, और ये माइनस। तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो देखिए कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स रखा। अब आप राइट में आ जाइए, जो ऑरेंज में लिखा हुआ है, ऑरेंज में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है। देखिए कोवेरियंस मैट्रिक्स आपने निकाला था यहाँ पे 2.92 3.67 और 5.67, तो सेम कोवेरियंस मैट्रिक्स यहाँ पे रखा है। आपका आइगन वेक्टर मतलब जो है एक्स आइगन वेक्टर है, x1 x2 अभी आपको चाहिए, ये आप इसकी वैल्यू नहीं मालूम है आपको, इज इक्वल टू 8.22 आपने आइगन वैल्यू अभी यहाँ पे निकाली थी, पीछे आइगन वैल्यू 8.22 निकाली आइगन वैल्यू। एक आपने इग्नोर कर दी थी क्योंकि बहुत कम थी, वो आपको डायमेंशनलिटी रिड्यूस करना है ना, डायमेंशनलिटी रिड्यूस करना है, तो आपने छोटी वाली इग्नोर कर दी। तो 8.22 आपने बड़ी वाली आइगन वैल्यू ले ली। अब ये दो इक्वेशन बन गए आपके, दो इक्वेशन बन गए आपके। अब ये इसको थोड़ा सा आप इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा प्लस माइनस करके, इक्वेशन 2 को देखिए, x1 अपॉन x2, इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3.67 x1 इज इक्वल टू 2.55 x2 है, राइट। तो x1 अपॉन x2 जो है इसको आप 2.55 अपॉन 3.67 कर सकते हो, तो आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल गई। ये देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 2.55 अपॉन 3.67, तो ये जो है आपको आइगन वेक्टर मिल गया। तो यही आइगन वेक्टर जो है ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है। और आपको अगर मतलब ये जो आपको जो ये लाइन आप प्लॉट करके देख सकते हैं, तो ये आपकी जो है डायरेक्ट लाइन ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो आपकी। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने आइगन वेक्टर निकाल लिया, इससे क्या हुआ, मुझे इससे मिला क्या, क्या मिला इससे मुझे, आइगन वेक्टर तो मैंने निकाल लिया, मुझे कोई एग्जाम तो देनी नहीं है जो आइगन वेक्टर निकालने का बोलेंगे, तो मुझे मिला क्या आइगन वेक्टर निकालने के। तो हम आगे देखते हैं। अब आपको ये दिया हुआ है, फीचर वेक्टर दिया हुआ है आपको, ये पॉइंट दिया हुआ है 2 1, पॉइंट फीचर वेक्टर दिया हुआ है 2 1, ये 2 डायमेंशन में, इसको आपको 1 डायमेंशन में रिड्यूस करना है। कितने डायमेंशन में रिड्यूस करना है, 1 डायमेंशन में। तो पीसीए का मतलब यही होता है ना, हम डायमेंशन रिड्यूस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सारी 2 डायमेंशन में चल रही है। अब आपको रिड्यूस करना मतलब कितना करोगे आप, 1 डायमेंशन।
तो आपको एक फीचर वेक्टर दिया हुआ है 2 1, इसको आपको बोल दिया गया कि इसको 1 डायमेंशन में रिड्यूस करके बताओ। तो 1 डायमेंशन में रिड्यूस करने का सबसे नीचे फार्मूला देखिए, द फीचर वेक्टर गेट्स ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसपोज ऑफ आइगन वेक्टर। ट्रांसपोज ऑफ जो आइगन वेक्टर हमने निकाला है यहाँ पे, ये जो आइगन वेक्टर जो निकाला है हमने, इसका ट्रांसपोज लेंगे। उसके बाद फीचर वेक्टर माइनस मीन वेक्टर। मीन मतलब जो मीन वेक्टर हमने पहले निकाला हुआ था डेटा सेट का, जो डेटा सेट का मीन निकाला था ना, यहाँ पे आपको ध्यान है मीन निकाला था अपन ने यहाँ पे, ये देखिए मीन निकाला था यहाँ पे 4.55। तो ये मीन अभी तक हमको संभाल के रखना है, तो इसी के रेफरेंस में हम लोग जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो जो है ये देखिए, तो इसका जो फीचर वेक्टर है इसका ट्रांसपोज किया तो ये 2.55 और 3.67 रो वेक्टर बन गया, और 2.1 जो था आपका ओरिजिनल वेक्टर है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, 2.1 इसको ट्रांसफॉर्म करना है, और ये 4.5 और 5 जो है मीन वेक्टर है। तो 2.1 2 और 1 में से आपने मीन वेक्टर माइनस कर दिया, तो ये आपको मीन वेक्टर मिल गया, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -21.055 जो है आपको मिल गया। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप जो है मतलब इस फीचर वेक्टर 2 1 को अगर आप सिंगल डायरेक्शन में अगर आप सिंगल डायरेक्शन में अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप ये दिस इज योर प्रिंसिपल कंपोनेंट 21.55। तो आप ये दो 2 1 यूज ना करके आप ये सिंगल यूज कर सकते हैं, आप 21.55 यूज कर सकते हैं आपके एनालिसिस में। ये डायमेंशन आपको ये जो एनालिसिस है आपको सिर्फ 2 डायमेंशन में है, इसलिए आप ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, पर जब आपको ये मैं पाइथन का हैंड्स ऑन कराऊंगा तो कम से कम 20-25 डायमेंशन रहेंगे, तो उससे अपन 5-6 डायमेंशन बना के देखेंगे कि किस तरह से हमको फायदा होता है इस तरह से रिड्यूस करने से। ये मैंने 2 डायमेंशन में सिर्फ आपको जो है रिड्यूस करके बताया कि किस तरह से 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को हम 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये 2 1 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू -21.055, और ये आइगन वेक्टर है, तो आइगन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन। तो ये आइगन वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन, तो इस तरह से हम लोग जो है रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है आपको थोड़ा मतलब काफी बाउंसर भी गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें मैथमेटिक्स की सारी स्टेप कवर नहीं की है, पर अपन जैसे थोड़ा पाइथन हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि मतलब एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। मतलब जब हम मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली मतलब क्या है, इसके लिए हमारा मतलब क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि हमारा इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, और ये हमारे प्रॉब्लम को किस तरह से सिंप्लीफाई करता है। तो ये जब अपन पाइथन हैंड्स ऑन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक एडवांटेज डिसएडवांटेज देख ही लेते हैं। तो एडवांटेज पीसीए के क्या है कि PCA improves the performance of machine learning algorithm as it eliminates the correlated variables that don't contribute in the decision making। देखिए आपको अगर याद होगा तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी मतलब हमने बोला था क्या होता है कि जो एक्स वेरिएबल है, जो इनपुट वेरिएबल होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, x1 इज रिलेटेड टू x2 x3, x2 हो सकता है x5 x6 से रिलेटेड हो। तो इस तरह की मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो हमारे लीनियर रिग्रेशन का जो है मॉडल का काम बिगाड़ देती है, क्योंकि जो हमारे इस तरह की मल्टीकोलिनियरिटी जब प्रेजेंट होती है तो हमारे लीनियर रिग्रेशन के जब बीटा कोएफिशिएंट होते हैं वो जो है रिलायबल नहीं होते, मतलब हमारा एनालिसिस जो है फेल है, हमारा एनालिसिस जो है किसी काम का नहीं होता, क्योंकि बीटा को जो हमारा मॉडल ही रिलायबल नहीं है तो एनालिसिस किस काम का है। तो जब इस तरह का लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी रिमूव हो जाए। तो मैंने मल्टीपल कोलिनियरिटी रिमूव करने की आपको एक स्टेप भी बताई थी मैंने आपको। तो कोई बता सकता है वो स्टेप क्या थी? उद्देश्य बता सकते हो आप वो स्टेप क्या थी मल्टीकोलिनियरिटी रिमूव करने की? यस सर, वो p वैल्यू स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। नहीं, p वैल्यू नहीं थी वो, उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। ओके, तो एक मेथड मैंने बताया, p वैल्यू नहीं थी वो, रेगुलराइजेशन 1/1 - r² था यार उसका फार्मूला, वो क्या था? हाँ सर, वो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। हाँ VIF हाँ VIF। हाँ तो मैंने VIF आपको बताई थी मल्टीकोलिनियरिटी रिमूव करने की। पर अगर आपको VIF में आपने देखा होगा कि आपके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, एक एक दो स्टेप करके आपको मैन्युअली वेरिएबल हटाने पड़ते हैं, बहुत टीडियस प्रोसेस है वो। तो आप वहां क्या कर सकते हैं कि आप वहां VIF मत यूज कीजिए, आप PCA यूज कर लीजिए।
तो पीसीए यूज करने का जो फायदा है, आपको सारे जो जितने भी बचे हुए वेरिएबल मिलेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट मिलेंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब मल्टीकोलिनिटी वैसे ही गायब हो गई। मतलब एक का जो प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर है वो ऐसे जीरो है। तो सारे सारे वेरिएबल जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहां मल्टीकोलिनिटी एक रिलेशन है। मतलब एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर है ही नहीं, तो मल्टीकोलिनिटी जीरो हो गई वहां पे। तो आप डायरेक्टली पीसीए लगा दीजिए। पीसीए सिर्फ 2 स्टेप में लगता है पाइथन में। और आप जब वीआईएफ एनालिसिस करते हैं तो वीआईएफ एनालिसिस में आपको हर एक वेरिएबल जो है मैन्युअली हटाना पड़ता है। तो ये आपको पीसीए का फायदा आप समझ में आया कि वहां पीसीए वीआईएफ एनालिसिस ना लगा के वहां पीसीए लगा दीजिए। पीसीएफ लगाने के बाद आपने अगर 20 वेरिएबल को 6 में रिड्यूस कर दिया तो जो 6 आपके बचेंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो मल्टीकोलिनिटी वैसे ही गायब हो गई। ठीक है ना? तो ये एक फायदा है। दूसरा क्या होता है कि जब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके मॉडल में बहुत ज्यादा होते हैं तो ओवर फिटिंग होती है, क्योंकि जो हम जो है ना हायर डिग्री ऑफ कर्व यूज करते हैं फिटिंग के लिए। मतलब आपके जो भी पॉइंट हैं उसको फिट करने के लिए हम जो है बहुत हायर डिग्री ऑफ कर्व यूज करते हैं। तो ओवर फिटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अगर आपके वेरिएबल ज्यादा हो, क्योंकि आपकी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती है और वो आपका पूरा ट्रेनिंग डेटा जो है वो मेमोराइज कर लेती है। तो आपके ओवर फिटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां भी आप जो है पीसीए यूज कर लीजिए और जो है नंबर ऑफ वेरिएबल जो है आप 20 से 5 कर लीजिए, 20 से 6 कर लीजिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल जब आपने रिड्यूस कर लीजिए तो आपका ओवर फिटिंग का खतरा भी कम हो गया। वहां एक हेल्प हो गई आपको। और उसके बाद पीसीए से एक और फायदा है, पीसीए रिजल्ट्स इन हाई वेरिएंस एंड इंप्रूव्स विजुअलाइजेशन। मतलब अगर आपको, मैंने वही बात जो अभी एग्जांपल दिया था कि आपके पास 6 वेरिएबल है टोटल डाटा सेट में और आपको 3 वेरिएबल में विजुअलाइज करना है, तो आप पीसीए यूज करके उसको 3 डायमेंशन में रिड्यूस करके विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह का हमारा डेटा सेट है। 6 डायमेंशन तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, प्लॉट ही नहीं कर सकते। तो पीसीए से आप उसको 6 से 3 कीजिए और 3 डायमेंशन में विजुअलाइज कर लीजिए। या 3 नहीं करना है तो 6 से 2 कर लीजिए, 2 और 2 डायमेंशन में प्लॉट कर लीजिए। ये 3 मैंने मेजर फायदे बताए हैं इसके, और भी काफी सारे हैं पर ये फिलहाल के लिए 3 काफी है। और इसके कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस हैं। पीसीए का एक डिसएडवांटेज तो ये है कि आपका जो डेटा होता है, जब भी आप पीसीए करते हैं तो उससे पहले आपको वो जो स्टैंडर्ड स्केलर और मिनमैक्स स्केलर और जो रॉबस्ट स्केलर, इस टाइप का कोई ना कोई स्केलर लगाना पड़ेगा। स्केलर लगाना पड़ेगा मतलब या तो 0 और 1 के बीच में डाटा क्रिएट करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा डेटा। मैंने आपको पहले बोला था कि डाटा स्टैंडर्डाइजेशन को आप एक बार देखिए कि डाटा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। और ये तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है अपन कर चुके हैं। मिनमैक्स स्केलर, 2 तरह के स्केलर किए हैं अपन ने। मिनमैक्स स्केलर जो साइकिट लाइन में होते हैं, मिनमैक्स स्केलर, और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड स्केलर, और एक रॉबस्ट स्केलर भी होता है। रॉबस्ट स्केलर मैंने आपको समझाया नहीं है, पर जैसे आपको काम पड़ेगा तो आप देख सकते हैं रॉबस्ट स्केलर। पर अभी मैंने आपको 2 बताया, मिनमैक्स स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर। कुछ नहीं, एक ही लाइन में डाटा, पूरा स्टैंडर्डाइजेशन एक ही लाइन के कोड में हो जाता है। पर आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको पीसीए करना है तो उसके पहले एक जरूरी स्टेप ये है कि आपको डाटा स्टैंडर्डाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और एक और डिसएडवांटेज होता है पीसीए का कि हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हम आपके टोटल 20 वेरिएबल थे, भाई आपके 20 वेरिएबल है तो जो कोई वेरिएबल अगर 0.001% भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर टारगेट वेरिएबल की एक्यूरेसी में 0.001% भी एक्यूरेट कर रहा है, 0.001% भी माना हुआ करता है, तो अगर ऐसे आप 10 वेरिएबल लेते हैं तो वो 10 वेरिएबल है आपके 20 में से 10 वेरिएबल पॉइंट, जैसे 10 वेरिएबल है आपके, और 10 जो है वो 0.01% ईच कंट्रीब्यूट करता है। हर एक वेरिएबल से 0.01 ही कंट्रीब्यूट करता है। पर 10 मिला के तो आपको 0.1 कंट्रीब्यूट करने लगेंगे ना। अगर आप 10 को हटा देंगे तो आपकी एक्यूरेसी 10% से तो ऐसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जो है 0.001 कंट्रीब्यूट करने वाले 10 वेरिएबल हटा दिए। तो जब भी आप पीसीए करते हैं तो आप कुछ ना कुछ जो है नंबर ऑफ डायमेंशन हटा रहे हैं, जो आपके फीचर्स हैं वो कम कर रहे हैं। तो फीचर कम करते हैं तो उसका आपको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, थोड़ा पे ऑफ देना पड़ता है। आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो है ओरिजिनल डाटा सेट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लॉस हो ही जाता है। पर अगर उतना एक्यूरेसी लॉस अगर बिजनेस यूजर का अगर एक्सेप्टेबल है कि भाई मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया मॉडल दूंगा, 20 की बजाय मैं तेरे को सिर्फ 6 वेरिएबल दूंगा फाइनल मॉडल में, पर एक्यूरेसी जो है फाइनल 20 वेरिएबल से अगर 90 की आती है तो 6 वेरिएबल से 88 की आएगी, चलेगा क्या तेरे को? तो अगर बिजनेस यूजर बोलता है हाँ इतना इतना कॉम्प्रोमाइज में झेल लूंगा पर मेरे को सिंपल मॉडल चाहिए,
वो अगर हाँ बोल देता है तो आप पीसीए लगा दीजिए। पर ये एक है कि थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन का नुकसान वहां आपको होता ही है। तो ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। और आप किन किस केसेस में जो है आप किन केसेस में आप जो है पीसीए लगाएंगे? पीसीए आप जो है उसके 3 यूज केस हैं। सबसे पहला, when you want to lower down the number of variables but you are unable to identify which variable you don't want to keep in consideration। मतलब अब मैंने बताया तुम्हारे तुम्हारे डाटा सेट में जो है 20 वेरिएबल, अब 20 में से तुमको वेरिएबल कम तो करना है, पर आप तुम सिर्फ वेरिएबल के नाम देख के बता नहीं सकते कि मैं कौन सा रखूं और कौन सा हटाऊं। आप बोल ही नहीं सकते। तुमको लगता है सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप हटा नहीं पाते हो। और वो हो सकता है कि आप मैन्युअली हटाने जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वही हटा दो आप, क्योंकि आप तो तुक्का लगा के हटा रहे हो। तो कोई भी हटा दो, आप तुक्का लगाया आपने और सबसे इंपॉर्टेंट को हटा दिया, तो आपका मॉडल तो 30-40% एक्यूरेसी देगा, क्योंकि आपने सबसे इंपॉर्टेंट को तो हटा दिया है। तो जब आपको डायमेंशनलिटी रिड्यूस करनी है पर आपको पता नहीं है कि कौन सा वेरिएबल हटाना है, तो आप बिंदास पीसीए यूज करिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज करिए। वो अपने आप आपके वेरिएबल को जो है वो क्लब करके आपको 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल दे देगा। ठीक है ना? और दूसरा मैंने आपको एक एडवांटेज आपको मैंने बताई दिया, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पे हमको मल्टीकोलिनिटी नहीं चाहिए होती है, तो वहां पे आप पीसीए लगा दीजिए, पीसीए ऑटोमेटिक मल्टीकोलिनिटी हटा देगा। ठीक है ना? और तीसरा एडवांटेज ये है कि मतलब, और एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि पीसीए क्या होता है, कि पीसीए जो होता है कि जो आप जैसे आपके वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है आपके, मान लीजिए आपके डाटा सेट में सिर्फ 3 ही वेरिएबल है। ओरिजिनल रॉ डेटा सेट जो है आपका, जो आपको बिजनेस ने दिया है, रॉ डेटा सेट, रॉ वाला मतलब एकदम कच्चा वाला डेटा सेट जो है, उसमें सिर्फ 3 ही वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड, 3 ही वेरिएबल है ना? और एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, ठीक है ना? और आपने उसको बोला कि इसको 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में कर दे मेरे को, तो 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट मिलेंगे आपको, PC1 और PC2। तो PC1 क्या होगा? PC1 विल बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड, और PC2 आल्सो विल बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब PC1 क्या होगा? PC1 हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्टली वैल्यू अलग हो सकती है, पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जब आपने उसको 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन कर दिया, तो आपके 3 डायमेंशन कौन कौन से थे? एक्स वाई जेड। आपने उसको 2 डायमेंशन में रिड्यूस कर दिया, तो वो 2 डायमेंशन कौन से हैं? PC1 और PC2। तो आपका पहला डायमेंशन जो PC1 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड मतलब क्या हो सकता है? 2x + 3y + 5z होगा। तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ ना, 2x + 3y + 5z। इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो PC1 विल बी इक्वल टू 2x + 3y + 5z। इसी तरह से PC2 जो है वो हो सकता है सिर्फ 3y + 6z, 3y + 7z हो, 3y + 7z है। PC2 में सिर्फ 3y + 7z है। तो उसमें आपका क्या हुआ कि आपने देखा कि आपका PC1 PC2 आपको आपका डायमेंशनलिटी तो कम हो गई, पर आपके जो है फीचर कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि अभी आपके एक्स वाई जेड जो थे वेरिएबल आप रीड कर सकते थे कि एक्स का मतलब ये है, वाई का मतलब ये है, जेड का मतलब ये है, पर आप PC1 और PC2 का मतलब रीड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं रीड कर पाओगे? क्योंकि PC1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओरिजिनल फीचर्स x1 x2 x3, 2x + 3y + 5z, ऐसा है। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? जैसे एक वेरिएबल आपका एज था, 3 वेरिएबल थे, जैसे आप एक आदमी की हाइट थी, एक एज था और एक वेट था। एज, हाइट और वेट, आदमी के 3 एक्स जो थी वो एज थी, एक्स जो थी वो एज थी, वाई जो थी वो वेट था, और वो था हाइट, जेड जो है वो हाइट था। ठीक है, 3 वेरिएबल है आपके। अब मैंने आपको बोल दिया 2 × एज + 2 × एज + 3 × वेट + 5 × हाइट। इसका कोई मतलब हुआ क्या? इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, क्योंकि मैं वेट, हाइट और एज को कंबाइन कर रहा हूं, तो ये इंटरप्रिटेबल नहीं रहेगा। आपको डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएबल तो मिल जाएगा, पर आप ये इंटरप्रिटेबल नहीं रहेंगे। तो क्या आप जो है वो कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। इसी तरह से मैंने आपको बताया, जैसे PC2 है आपका, PC2 क्या रहेगा? जैसे 5y + 7z है, तो y जैसे आपका वेट है तो 5 × वेट + 7 × हाइट। अगर मैं आपको बोल दूं ये PC2 है, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? आप बता ही नहीं पाओगे कि PC2 क्या है। फिर भी आप PC1 और PC2 को जब मॉडल में रखोगे
तो आपको वो बराबर वही इफेक्ट देगा जो XYZ इफेक्ट देता है। मतलब XYZ से जो आपको एक्यूरेसी मिल रही थी मॉडल की, या जो प्रेडिक्शन मिल रहा था ओरिजिनल XYZ से मॉडल बनाने से, आपको PC1 और PC2 लगाने से भी उसके आसपास से रिजल्ट मिलेगा। ये ब्यूटी है PCA की। ये ब्यूटी है कि PC1 PC2 में आपके डायमेंशन तो रिड्यूस हो गए, पर आपको जो जैसे आप XYZ लगाने से आपकी एक्यूरेसी जो है 90% थी, माना फॉर एग्जांपल 90% थी, तो PC1 और PC2 से जब आप वही मॉडल बनाएंगे तो हो सकता है जो आपकी एक्यूरेसी है वो 88% हो, पर आपके प्रेडिक्शन वैसे के वैसे ही आएंगे। आपका जो टारगेट वेरिएबल के जो प्रेडिक्शन है वो चेंज नहीं होंगे। वो आप देखेंगे जब अपन पाइथन एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे जो आपके टारगेट वेरिएबल है उसके जो वेरिएशन है उसके जो प्रेडिक्शन है चेंज नहीं होंगे, पर आपकी जो है आप PC1 और PC को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब समझा नहीं पाओगे आप। अगर वो आपको बिजनेस यूजर पूछता है PC1 का मतलब समझा मेरे को, PC2 का मतलब समझा मेरे को, नहीं समझा पाओगे आप। क्यों नहीं समझा पाओगे? बिकॉज PC1 इज ए कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ XYZ, सिमिलरली PC2 इज अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ XYZ, आप उसको समझा नहीं पाओगे। तो आपकी इंटरप्रिटेबिलिटी जो है, जो एक्स आपका बहुत इजी था पहले, आपको बोलेगा आपको बिजनेस यूजर बोलता है मेरे को XYZ समझाओ क्या हो, तो आप बोल दोगे एक्स तो एज है, वाई जो है वो वेट है, और जेड जो है वो हाइट है। आप समझा दिया और बिजनेस यूजर को भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये ऐसा है। पर वही आपको बोलेगा कि हाँ भाई तूने डायमेंशन रिड्यूस करके मेरे को PC1 PC2 बना दिया, अब मेरे को समझा कि PC1 PC2 क्या, आप नहीं समझा पाओगे। पर वो बोलेगा कि इससे मेरे को बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स निकालने का प्रॉब्लम है, या बॉडी या कुछ डिजीज के प्रॉब्लम में आप ये डेटा यूज कर रहे हैं, तो आपका प्रेडिक्शन वैसा का वैसे ही है। वो बोलेगा, तुम्हारा बिजनेस यूजर बोलेगा कि मेरे को प्रेडिक्शन निकाल के दे, तो XYZ से जो प्रेडिक्शन निकलेंगे PC1 PC2 से भी वैसे ही प्रेडिक्शन निकलेंगे, पर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो शायद मैं मतलब मेरे को लगता है कि शायद मैंने समझा दिया है आपको इसका क्या मतलब है। तो ये एक डिसएडवांटेज है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, कि जो फाइनल वेरिएबल हमारे पास, जो डायमेंशन कम होने के बाद जो वेरिएबल हमारे पास बचते हैं उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल्स। अब ये देखिए, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो -21.5 है, आप इसका यूनिट नहीं बता पाओगे इसका यूनिट क्या है, क्योंकि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1। इन सर्टेन कंडीशंस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1। तो आपने इसको ट्रांसफॉर्म करके 21 निकाला है, ठीक है ना, तो इसका आप यूनिट नहीं बता पाओगे, जबकि आपके पास 2 का भी यूनिट रहेगा, 1 का भी यूनिट रहेगा, तो इंटरप्रिटेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। और इसीलिए जब आपको डायरेक्ट ऐसे केसेस में काम करना है जहां आपको फीचर का इंटरप्रिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको बिजनेस यूजर बोलता है भाई मेरे को एक्यूरेसी से मतलब है और मेरे को प्रेडिक्शन से मतलब है, मेरे को ये नहीं मतलब है कि तू कौन सा फीचर यूज करता है और बीच में क्या यूज करता है, जब वैसा बोल दे तब PCA लगा दो। और अगर बिजनेस यूजर बोलता है कि मेरे को फाइनल एक्यूरेसी भी बराबर चाहिए और कौन कौन से फीचर जो है एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब इसमें कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है ये भी चाहिए, तब फिर आप PCA नहीं लगा सकते, क्योंकि फीचर की इंटरप्रिटेबिलिटी PCA में नहीं होती। तो ये दोनों के 3 यूज केस में आप PCA लगाएंगे, ठीक है। ये 3 यूज केस मैंने आपको बताया, और इसके जो है मतलब इसके जो इंडस्ट्री एप्लीकेशंस हैं वो काफी है। जैसे अब आपको भी समझ में आ गया PCA कहाँ लगाना है, तो जहां भी आपको डायरेक्ट एक्यूरेसी निकालनी है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन से मतलब है और फीचर से कोई मतलब नहीं है, वहां आप PCA लगा देंगे, बहुत इजी कर देता है प्रॉब्लम आपकी। तो ये जैसे हम इमेज प्रोसेसिंग में इसको इमेज प्रोसेसिंग में नंबर ऑफ डायमेंशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, थाउजेंड्स में हो जाते हैं नंबर ऑफ डायमेंशन, मतलब फीचर्स जो है वो हर एक पिक्सल एक फीचर हो जाता है, तो उसमें हम डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने के लिए PCA लगाते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन में भी यही है, और उसके बाद रिकमेंडेशन इंजन्स में लगाया जाता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब NLP जो यूज करते हैं ना हम, ये जो ट्रांसलेशन वगैरह, लैंग्वेज ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, थाउजेंड्स कभी कभी मिलियंस में भी चले जाते हैं नंबर ऑफ फीचर्स, मतलब वेरिएबल्स, तो फिर उनको कम करने के लिए PCA लगाते हैं। तो ये हमारी है आज की PCA की कहानी।